हेलो प्यारे बच्चों, और कैसे हो आप लोग। मैं अभी फिर से एक और वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, जैसा कि इसका हेडिंग है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्कोरिंग बेटर मार्क्स। आप लोगों ने पूरे साल पढ़ा होगा, मेहनत से पढ़ा होगा, क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करोगे। अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त कुछ पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 इन टोटल एंड 80 आउट ऑफ 80 पे मार्क्स आपके मैथ्स के पेपर में आ सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पता होता है, फिर भी छोटी छोटी गलतियों से या छोटी छोटी मिस्टेक से हमारे एक एक दो नंबर कट जाते हैं, जिससे हमारे 100% मार्क्स मैथ्स में नहीं आते हैं। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस को लूँगा, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि व्हाट टाइप ऑफ मार्किंग इज बीइंग डन फॉर द क्वेश्चन। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। उसको हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है 3x³ प्लस 2x²। दिस इज अ फंक्शन fx। 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x, और ये आपको फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टराइज करने में आपको पता है कि इस केस में यू विल बी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एज 1 और -1 +2 और -2। जनरली ये चार वैल्यूज पुट करने पे +1 -1 +2 -2 पुट करने पे किसी न किसी वैल्यूज पे ये fx 0 आ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, x = 1 के लिए कब 0 होगा? इफ सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इज 0। अगर सम ऑफ ऑल द कांस्टेंट टर्म्स कोफिशिएंट्स अगर 0 हो जाता है, उस केस में x = 1 पर इस fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, ठीक, अगर यहां पे सम ऑफ टर्म्स कंटेनिंग ऑड पावर, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स कंटेनिंग ऑड पावर्स ऑफ x, फिर से सुनिए, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स कंटेनिंग ऑड पावर्स ऑफ x, जैसे यहां पे x³ है, x की पावर 1, एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ x। 6 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। अगर इन दोनों का कोफिशिएंट आपका सेम आ जाता है, इन दोनों का सम इक्वल हो जाता है, जैसे यहाँ पे क्या है देखो 3 + -19, इस केस में दिस इज नॉट इक्वल टू 2 + 6। इफ इट वुड हैव बीन इक्वल, तो x = -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता, ठीक। ऐसा है नहीं यहाँ पे, ये तो हो गया। अब अगर आप देखोगे, ये आपके पास x = 2 पर 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x = 2 पर 0 हो जाएगा। अब इस x = 2 पर 0 करने के लिए आप क्या करोगे? 3 यहाँ पे x = 2 पुट करोगे, ये तो करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये 2 पुट करते हो और इसको आप सॉल्व करके 0 दिखा देते हो, सॉल्व करके 0 दिखा देते हो, तो बोर्ड आपको यहाँ पे 1 नंबर दे देते हैं, 1 नंबर दे देगा आपको। इसके बाद जब यहाँ पे क्या हो गया, तो x - 2 इस fx का फैक्टर हो जाएगा। x - 2 अगर ये फैक्टर है, ठीक, इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर इसका कोशेंट आपके पास आ जाएगा 3x² + 8x - 3। इतना आप सॉल्व कर लेते हो तो एक और नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में 3 मार्क्स का आया था, ठीक है, 4 मार्क्स का था, सॉरी 4 मार्क्स का आया था, ये हो गया। अब इसके बाद fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? x - 2 × 3x² + 8x - 3। अब आपको इसको फैक्टराइज करना होगा। किसको फैक्टराइज करोगे आप? इसको फैक्टराइज करोगे, क्योंकि हमें फैक्टराइज तो करना है यहाँ पे आपके पास। आप जब इसको फैक्टराइज करते हो, तो फैक्टराइज करने पर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? इसको फैक्टराइज करने पर आपके पास ये आ जाएगा x - 2 x + 3 x + 4। माइंड इट, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम सिंपली टेलिंग यू द स्टेप्स जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो और मार्क्स स्कोरिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
एक नंबर कहां मिलेगा? प्लेसिंग द करेक्ट वैल्यूज इन द करेक्ट फॉर्मूला विल फेच 1 मार्क्स। चाहे वो बैंकिंग का क्वेश्चन हो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो, चाहे आपके पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो, या फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना क्या, जैसे आपको इक्वेशन दे दी भाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस कह लो यहाँ पे कह दिया है k। अब ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है। प्लेसिंग द करेक्ट वैल्यूज इन द करेक्ट फॉर्मूला विल डेफिनेटली फेच 1 मार्क्स। अब जब आप इसके फैक्टर लिखोगे तो आपको ध्यान यहां पर ये देना है कि ये फैक्टर्स तीनों साथ में दिखने चाहिए। ये फैक्टर्स तीनों साथ में दिखने चाहिए। लास्ट का एक नंबर आपके पास होता है फॉर द करेक्ट आंसर ओनली। इसके बीच में कॉमा नहीं लगा होना चाहिए। कॉमा लगा दोगे, दूर दूर लिख दोगे तो आपको ये एक नंबर नहीं मिलेगा। ये बात थी फैक्टर थ्योरम के चैप्टर की। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर हम अगर ले लें क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन यहां पे हम ले लें कौन सा, मान लो बैंकिंग का क्वेश्चन लिया आपने। चलो बैंकिंग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। बैंकिंग वाले में क्या है बेटा, देखो बैंकिंग के क्वेश्चन में आप जब यहाँ पे, ठीक है, आपके पास 4 वेरिएबल होते हैं। फॉर्मूला आपको पता है भाई, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, P इंटू आर इंटू एन प्लस 1/2400, 2 इंटू 12 इंटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू एन प्लस इंटरेस्ट अर्न आई। देखा जाए तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, P है, R है, N है और I, ये 4 वेरिएबल इसमें है, ठीक। अब जब इसमें आपको N फाइंड करने को कहेगा, N बोले तो नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जब N पता करना होगा तभी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, आप जब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हो PRN, जो भी आपके पास 3 डाटा दिया होगा उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक। दूसरी बात, आप जब इसको ऐड ऐसे दिखा देते हो तो दूसरा नंबर आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा नंबर जब आप इसको सॉल्व करके लेके आओगे वहां आपको मिल जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास। इसके बाद हम लोग और अगर डिस्कस करें, हम लोग और यहां पे डिस्कस करें मैट्रिसेस का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आता है मैट्रिसेस क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया है, हम अगर बात कर रहे हैं यहां पे मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हम अगर यहां पे ले लें, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन है। आपके पास मैट्रिसेस दिया हुआ है 2, -3, 1 और 4। यहाँ पे मैट्रिक्स X दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 7 और 6। अब इसे कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन देखो आपने सब सॉल्व किया होगा, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यह ध्यान देना है कि कहां पे आपके जो कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन आते हुए भी ये नहीं पता होता है कि काउंसिल किस स्टेप पे मार्किंग रख रहा है, वो स्टेप आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर एक नंबर होगा जब यहां पे आप मैट्रिक्स X का ऑर्डर लिखोगे। मैट्रिक्स X का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स X का ऑर्डर, यहाँ पे कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज होगी, कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। इसका ऑर्डर 2/2 है ना, इसका ऑर्डर क्या है 2/1 है। अब अगर आप मैट्रिक्स A का ऑर्डर A/B मान लो, हमें इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर क्या है कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, तभी तो इक्वल होगा ये। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और आप क्या कह सकते हो, जो रो होगा पहली मैट्रिक्स का वो इक्वल होता है रो ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स के, कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल होता है कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स के। यानी आपको मैट्रिक्स X का आप यहां पे ऑर्डर बता देते हो, आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब इसके दिखाना पड़ेगा भाई कि दिस इज द कंडीशन फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे A की वैल्यू फिर 2 आ जाएगी इसके हिसाब से, और B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप मैट्रिक्स एक्स, तो मैट्रिक्स एक्स किस टाइप की हो जाएगी आपके पास, ये मैट्रिक्स एक्स मान लीजिए आपके पास जाएगा पी क्यू मान लो इसे, भाई ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स ए का 2/1 हो जाएगा, ये मान लोगे। अब इसमें कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, भाई यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई तो आराम से कर देंगे, सॉल्व करने में भाई जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर स्कोरिंग बेटर मार्क्स। हर एक क्वेश्चन में आपके अगर 100 नंबर चाहिए, हर एक क्वेश्चन में आपका एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इसमें p और q की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 2, q की वैल्यू आ जाएगी 3। कुछ बच्चे यहीं तक वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, बट क्वेश्चन में क्या था आपके पास, मैट्रिक्स x पता करना है। जब मैट्रिक्स x पता करना होगा तो फाइनल आंसर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करना कंपल्सरी होगा, और एल्स यू विल बी लूजिंग 1 मार्क। सही है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में शेयर डिविडेंड हो, जीएसटी हो, मेंसुरेशन हो, जहां भी अगर अमाउंट आता है, जहां भी अगर अमाउंट आता है, तो अमाउंट आपके पास हमेशा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना है हमेशा, और आपके पास अप टू 2 प्लेसेस लिखना है, ना ये 1 प्लेस होना चाहिए, ना ये 3 प्लेस होना चाहिए। इस पर भी बोर्ड आपके पास 1 नंबर कट करता है, पहली बात। ठीक है। और अगर बोर्ड एग्जाम में आपके पास अगर कहता है to find out the mean by using the step deviation method, then it is compulsory that you will be finding out the mean by using step deviation method only। अगर डायरेक्ट मेथड लगा देते हो, शॉर्टकट लगा देते हो, तो बोर्ड विल बी, काउंसिल विल बी गिविंग यू फाइनली 0 मार्क्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द बोर्ड। बहुत छोटा सी बात है। जैसे अगर कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में वो लिख के देते हैं कि भाई पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है, ऐसा होता है नहीं भाई। जैसे आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, एल इज द स्लैंट हाइट। तो जहां भी पाई यूज होगा और पाई की वैल्यूज आपको रखनी है, और क्वेश्चन में ये मेंशन है टेक पाई एज 3.14, तो आपको 3.14 ही लेना है। अगर आप 22/7 ले लेते हो तो उस केस में काउंसिल टेक इट इन दिस वे कि बच्चे ने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ा है, वहां भी यू विल बी लूजिंग मार्क्स। ठीक है, ठीक है। ये हो गया मैट्रिसेस की बात, ये हो गई आपके पास मैट्रिसेस की बात। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ये सब। और यहाँ पे यू कैन ऑल्सो गो थ्रू माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, उसको आप देखिएगा। वहां पे मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त प्रॉपरली मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ ये बताता हूँ कि बच्चे को कैसे मार्क्स गेन करेगा। अब जैसे केस आता है प्रोबेबिलिटी का, ये कहता है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की, हम बात क्या प्रोबेबिलिटी की। अभी कहता है भाई 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब ये जब 2 कॉइन टॉस करेगा यहां पे इट इज मस्ट, अब यहां पे टॉस की मैंने जैसे बताया था, कॉइन की बात आएगी, डाइस की बात आएगी, डेज की बात आएगी, या फिर प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 2 की बात आएगी। उस केस में आपको आउटकम लिखकर दिखाना कंपल्सरी है। माइंड इट, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, इट इज मस्ट। रोस्टर फॉर्म में हर एक कंडीशन आपको लिखना कंपल्सरी है। अब जब ये 2 काउंट कहता है तो क्या सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम में दोनों हेड आ सकता है, दोनों हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आएगा या टेल टेल आ जाएगा। अब क्वेश्चन में अब यहां पे 3 केस बनते हैं देखो, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एटलीस्ट और एट मोस्ट और एग्जैक्टली। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, कहता है एग्जैक्ट एटलीस्ट 2 हेड्स की बात करते हैं। चलो हम लोग यहां पे कि हमें एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, एट मोस्ट 2 हेड चाहिए, या एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें भी इट इज मस्ट
कि आपको फेवरेबल आउटकम लिखना मस्ट है। अब कहता है एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड आए, कम से कम 2 हेड आए। अब 2 हेड आए तो कितने आने चाहिए, 2 आए या उससे ज्यादा आए, 2 हेड आए। चलो या फिर हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं मेरे ख्याल से, है ना, तो 1 विल बी अप्रूव्ड, यहाँ पे हमने 2 ही कॉइन तो टॉस किया है, हमने यहाँ पे 1 कर देते हैं। एटलीस्ट 1 हेड आए, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1 हेड आए, या तो 1 हेड आएगा या फिर 2 हेड आएगा। तो यहाँ पे केस क्या बनेंगे, ये केस हो जाएगा इसका फेवरेबल आउटकम, कम से कम 1 हेड। देखा जाए तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम 4 हो गया। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, हम इसको ले लेते हैं इवन हम ले लेते हैं फॉर गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। दूसरे केस में क्या, एटमोस्ट 1 हेड, अधिकतम 1 हेड आए, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आए, मतलब या तो आपके पास एक भी हेड नहीं आए या 1 हेड आए, ये तो केस बनेगा, या तो एक भी हेड नहीं आए या 1 हेड आए। तो यहां पे भी केस क्या बन गया, देखो अगर मैं इसको E2 से शो करता हूं 3, इस केस में भी E2 क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड विल बी दिस थिंग 3/4। आपके पास एग्जैक्टली 1 हेड यानी एक ही हेड की बात कर रहा है। तो यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब भी आपके पास क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आएगा तो आपको आउटकम लिखना मस्ट है। इस केस में 2 आउटकम है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी 2/4, 2/4, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। यानी इसमें मैंने क्या बताया आपको कि आपको फेवरेबल आउटकम लिखना मस्ट है, और एल्स काउंसिल विल नॉट गिव मार्क्स, अगर आप सीधे आंसर लिख के आ जाते हो तो सही है। दूसरी बात, व्हेन यू आर मेकिंग ग्राफ की बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग, ग्राफ की, रिफ्लेक्शन वाले की बात करते हैं, जो बहुत कॉमन चीजें हैं जो बच्चे कभी कभी मिस कर जाते हैं, जल्दबाजी में मिस कर जाते हैं या उनको पता नहीं होता है। जैसे मान लो आपने ग्राफ बनाया, ठीक, काउंसिल कहता है कि यहां पे आपको एक्स एक्सिस पे ऐसे एरो बनाना है और ये ओरिजिन दिखाना है, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, वाई डैश। अब ग्राफ के केस में आपको ध्यान ये देना है, अब ग्राफ किस केस में पोर्शन में आएगा, रिफ्लेक्शन में आ सकता है, आएगा, ओरिजिन में आएगा, हिस्टोग्राम में आएगा। यू नीड टू टेक केयर, पहले स्केल की बात हो रही है, स्केल की काउंसिल क्या कहता है स्केल लेने के लिए, जनरली काउंसिल कहता है टू टेक 2 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, टू टेक स्केल एज 2 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट। तो जो भी कोई ग्राफ आपको बोर्ड में मिलता है उसमें 10 ऐसे होते हैं कॉलम, 10 ऐसे होते हैं एंड ईच, और इसमें 2 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर का वो ग्राफ होता है। स्मॉलेस्ट डिवीजन इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, उसमें जो बिगर वाला ग्राफ होगा वो 2 सेंटीमीटर का ही होगा। इसमें अगर आप 1 सेंटीमीटर स्केल ले लेते हो तो भी काउंसिल आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक। अब इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन वाले में अगर क्वेश्चन में आता है राइट द कोऑर्डिनेट व्हेन द पॉइंट ए, है ना, से व्हेन द पॉइंट ए आपके पास -4,4 को प्लॉट करने को कहता है, क्या कहता है, प्लॉट कर दोगे, ठीक। when the point A is reflected through x axis, मान लो इसने कहा जब पॉइंट ये x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, अगर -4,4 में प्लॉट करना है, ये कहीं यहां पे होगा भाई, ठीक, ये कहीं यहां आएगा 4,4। अब इसको आपने x के थ्रू रिफ्लेक्ट किया, a डैश हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपके पास, हाँ, थ्रू x एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -4, ये हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश, उस केस में आपको ए डैश के कोऑर्डिनेट्स अपनी आंसर शीट पे लिखना कंपलसरी है, प्लॉट करने से ही काम नहीं चलेगा, प्लॉट करने से ही काम नहीं चलेगा। जहां भी वर्ड यूज होता है राइट द कोऑर्डिनेट्स, ठीक, तो आपको आंसर शीट में कोऑर्डिनेट्स लिखना मस्ट है,
ठीक, दूसरी बात। इसके बाद क्या आपके पास है, जो भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं ज्योमेट्री के, सिमिलैरिटी हो गया है, सर्कल हो गए हैं, है ना, सर्कल हो गया है, ज्योमेट्री हो गया है, जिस भी क्वेश्चन, जो भी ज्योमेट्री क्वेश्चन आते हैं उसमें रीजनिंग, कौन सा थ्योरम यूज हुआ है, कौन सा लॉ यूज हुआ है, ठीक है, वो मेंशन करना मस्ट है, और एल्स यू विल बी लूजिंग मार्क्स, क्योंकि हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं बोर्ड में, हर एक स्टेप्स के मार्क्स होते हैं बोर्ड में। इसके बाद इफ यू वांट, तो इस केस में हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कौन सा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लीनियर इनइक्वेशन। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान सा चैप्टर है, और ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें टफ क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पे हमने लिया है 4x - 19 इज लेस देन 3x अपॉन 5 - 2। इसके बाद कह लीजिए लेस देन इक्वल टू -2 अपॉन 5, प्लस ये कुछ क्वेश्चन जनरली आपके पास 3 या 4 मार्क्स का ही आएगा, और इस केस में कह लो x बिलोंग्स टू r। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया भैया, लीनियर इनइक्वेशन का क्वेश्चन है। ये कहने को बहुत आसान है, बच्चे सब सॉल्व करते हैं, उसके बाद भी बच्चों को नंबर नहीं मिलते हैं। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे भाई, एक बार आप ये पोर्शन सॉल्व करोगे, ये तो करोगे, ठीक, एक बार आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके पास आता है 3 मार्क्स का, जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसमें इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको बोर्ड देता है 1 नंबर, बोर्ड देगा आपको 1 नंबर। आपने इसको सॉल्व किया, ठीक, आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मान लो ये आपके पास है x - 5, और ये बोर्ड की मार्किंग स्कीम पे भी डिपेंड करता है कि किस ईयर कैसे बोर्ड मार्किंग स्कीम तय करता है। जनरली होता क्या है, बोर्ड कहता है भी दोनों में से एक भी, मान लो बच्चे ने क्वेश्चन पूरी तरह सही सॉल्व किया तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर दे देगा, है ना। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हमें ये ध्यान रखना है कि काउंसिल हमसे सॉल्यूशन में क्या चाहता है। अगर मान लो बच्चे से गलती हो गई है, किसी बच्चे ने गलती कर दिया है, एक पोर्शन सही है, दोनों में से कोई भी एक पोर्शन सही होगा 1 नंबर दे देगा, आगे नंबर नहीं देगा अगर गलत होगा। लेकिन अगर 100 मार्क्स चाहिए तो हमें कोई भी स्टेप नहीं करना, यहाँ तक आपने कर दिया है। अब जनरली होता क्या है, जब बच्चे इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो ऐसे लिख के आगे बढ़ जाते हैं, इस केस में भी यू विल लूज मार्क्स। अब क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सॉल्यूशन सेट लिखते हो, जब भी आप सॉल्यूशन सेट लिखते हो, उस केस में आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसे कर्ली ब्रेसेस में लिखना है प्रॉपर इन सेट बिल्डर नोटेशन, अगर रियल नंबर है, सही है, सेट बिल्डर नोटेशन अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और अगर इफ इसी केस में अगर x कहता है बिलोंग्स टू होल नंबर और इंटीजर और नेचुरल नंबर, अगर ये केस आपके पास आ जाता है, इसमें आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखकर दिखाओगे। अगर मैं कहता हूं होल नंबर है तो होल नंबर यहाँ पे कहां से शुरू हो जाएगा, 0 से शुरू होगा, तो इसमें क्या आएगा, देखो अगर ये होल नंबर है तो क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 इफ इट इज होल नंबर। और अगर ये इंटीजर है तो क्या बनेगा बेटा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अगर ये आपके पास नेचुरल नंबर है तो क्या बनेगा, तब ये बनेगा आपके पास 1 2 3 4। दैट मीन्स यू नीड टू टेक केयर कि इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, देन इट इज अ मस्ट कि after writing the solution in the set builder form you need to write this in roster form also। सही है, दोनों चीज दिखनी चाहिए, जब ये दोनों सही होगा तब नंबर मिलेगा, क्योंकि इस केस में तो रियल नंबर है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं शो करेंगे। बस ध्यान ये देखना है कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए और प्रॉपर सेट बिल्डर नोटेशन होना चाहिए। और व्हेन यू आर ड्रॉइंग नंबर लाइन, ये भी ध्यान देना है बेटा, आप जब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, आप जब यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो इसमें ध्यान ये देना है कि जो भी आपके पास आखिरी में नंबर होगा उससे एक एक्स्ट्रा नंबर लिखना है,
एक एक्स्ट्रा लिखना है, 5 तक था 6 तक लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यानी x यहाँ -4 के इक्वल भी है और उससे बड़ा है, तो -4 पे क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल हो जाएगा, -4 पे डार्क सर्कल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 5, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 5 बट x इज इक्वल टू समवट लेस देन 5, 4.99 तक x की वैल्यू होगी, सही है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 5 पे हॉलो बना दोगे, अब यहाँ पे इसको आप शेड कर दोगे ऐसे, यानी इसमें अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि नंबर लाइन में एरो दोनों साइड मेंशन करना मस्ट है, एरो मेंशन करना मस्ट है, ठीक है। और एक नंबर एक्स्ट्रा लिखना है, जिसमें मैंने क्या बताया, दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में विद कर्ली ब्रेसेस प्रॉपर्ली लिखना है, x किसको बिलोंग करता है ये भी लिखना है, और नंबर लाइन में आपको, क्योंकि हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, लाइन, लाइन क्या कहता है, विच एक्सटेंड्स बोथ द साइड्स एंड दिस लाइन इज गोइंग फ्रॉम -infinity टू +infinity, -infinity टू +infinity। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बोर्ड या काउंसिल कैसे मार्किंग करता है इस पर भी ध्यान देना है। चलिए इसके बाद कहिए देखो और क्वेश्चन ले लें हम, अगर क्वेश्चन ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब यहाँ पे हम अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विच इज बेस्ड ऑन इक्वल रूट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। एक मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इट सेज to find out the value of m if the equation, quadratic equation, x square plus 2 times m minus 1x plus m plus 5 ये 0 है। यहां पे हमें क्या करना है बेटा, m की वैल्यू फाइंड करनी है when quadratic equation is having equal roots। अब यहाँ पे काउंसिल क्या चेक कर रहा है, काउंसिल ये चेक कर रहा है कि whether the child is knowing, whether the child knows condition of equality of roots or not, condition of equality of roots or not। यहाँ पर देखा जाए आप जब इससे कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 और c की वैल्यू जाएगी m प्लस 5। अब रूट्स इक्वल होते तो हम क्या कहते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। अब यहाँ पे मान लो आपने क्या लिखा है, b की वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, आई एम नॉट टेलिंग यू कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आई एम टेलिंग यू हाउ टू स्कोर मार्क्स एंड योर मार्क्स आर नॉट लॉस्ट बाय द सिली मिस्टेक्स जो आप लोग कहते हो, जो आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर देते हो, शायद आपको पता नहीं होता है। इसमें आप जब वैल्यूज पुट करते हो, इसमें आप जब वैल्यूज पुट करते हो और आपने इसको इक्वल टू 0 नहीं दिखाया है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्पस नहीं सॉल्व हुआ है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है ना। तो यहाँ पे आप इक्वल टू 0 रख दोगे, इसकी वैल्यूज प्लेस कर दोगे, यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। यानी whenever you are having the questions of equality of roots, और 3 नंबर क्वेश्चन होगा तो उसमें एक नंबर आपके पास इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 दिखाने के लिए होगा। इसमें आपको लिखना मस्ट है, सही है। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक का ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन, जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी यहां पे हम अगर वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 5x स्क्वायर माइनस 3x, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये ले लेते हैं। आप जब इसको फिर से कंपेयर करोगे, इसमें हमें क्या निकालना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का केस। यहाँ पे क्या केस बन सकता है, अप टू 2 डेसिमल केसेस का केस पूछ सकता है, या पूछ सकता है अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 2 केस बनेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला केस आपको ध्यान देना है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, हम पहला केस लेते हैं अप टू 2 डेसिमल केसेस में। यहाँ पे जब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करोगे, यहाँ पे वैल्यू a की क्या आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 5, है ना।
बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू जाएगी -4। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ये तो फॉर्मूला हो गया। माइंडेड, काउंसिल आपको फॉर्मूला लिखने के नंबर नहीं देता है, उस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करने के नंबर देता है। उस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करने के, जैसे यहाँ पे 5 है, अब बी को लेवल प्लेस की -3 प्लस माइनस रूट बी इक्वल -3 को स्क्वायर -4 इंटू ए हो जाएगा आपके पास 5 और सी हो जाएगा आपके पास -4। यहाँ आप रिप्लेस हो गया। यहाँ आपको काउंसिल एक नंबर दे देगा क्योंकि आपने सही वैल्यूज प्लेस की है सही फॉर्मूले में। और इसमें ध्यान ये देना है, जो बच्चे गलती करते हैं कि ये अपॉन वाली चीज पूरे में आनी चाहिए। कुछ बच्चे आधा ही लिख देते हैं तो उसमें भी बच्चे मार्क्स लूज कर देते हैं जल्दबाजी में। ये पूरे में अपॉन दिखना चाहिए। और यहाँ पे जब आप रूट की वैल्यू सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप जब रूट की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 प्लस माइनस यहाँ पे 10 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे रूट के अंदर आपके पास आएगा 89। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की वजह से ही बहुत से बच्चे जिनके 80 में से 80 आ सकते हैं, उनके 80 में से 78 आते हैं। उनके 80 में से 78 आते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास ये है, ये रूट वाले में जो भी वैल्यूज आप लॉग टेबल से देखोगे, फ्रैंक कैस्टल की लॉग बुक में, फ्रैंक कैस्टल की लॉग बुक में पेज नंबर 38 पे 1 से लेके 100 तक सारे स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 10n, ये सब दिया हुआ है। वहां से आप ले सकते हो और वहां से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। लॉगरिथम लॉग बुक आपको एग्जाम में मिलेगी ही, फ्रैंक कैस्टल वाइट कवर। ठीक, अब अगर हम देखें यहाँ पे रूट 89 की वैल्यू क्या होती है, रूट 89 की वैल्यू हो जाती है 9.434। अब गौर फरमाने बेटा यहां पर आप वैल्यू प्लेस क्या करोगे, इस जगह वैल्यू आप प्लेस करोगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 प्लस माइनस 9.434। इसको रख के सॉल्व करोगे आप, इसको रख के सॉल्व करोगे आप। यहाँ पे 3 प्लेसेस तक कंपलसरी है और एल्स यू विल बी डेफिनेटली लूजिंग 1 मार्क, और इसके बाद वाला नंबर नहीं मिलेगा। चाहे ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस क्वेश्चन में है, चाहे अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर पूछे, चाहे आपके पास अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर पूछे, आप इसको 3 प्लेसेस तक ही डेसिमल पॉइंट रखोगे। ठीक, और जब इसको आप सॉल्व करके फाइनली पहुंचते हो तो आपके पास आंसर आता है, आपके पास x की वैल्यू आती है 1.24 और उसके बाद वैल्यू आ जाती है -0.643। यहां पे नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे क्या कहा है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और जब ये दोनों वैल्यूज करेक्ट होंगी तभी नंबर मिलेगा आपको, लेकिन ये 3 प्लेसेस तक है, इसको 2 प्लेसेस तक लिखना है तो कैसे लिखोगे, लिखोगे 1.24 तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो थर्ड वाली प्लेस है, थर्ड वैल्यू है, ये 5 से कम है तो ये डिजिट 4 आपकी राउंड ऑफ नहीं होगी। ये डिजिट आपको राउंड ऑफ, ये आंसर ही आ जाएगा। ये कौन सा आंसर आ जाएगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का आंसर आ जाएगा। अगर इसी को लिखना हो अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, या कह लो यहाँ पे अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जब भी बात होती है सिग्निफिकेंट फिगर की, जब भी बात होती है सिग्निफिकेंट फिगर की, ठीक है, उसमें आपको ध्यान ये देना है, जब अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर कहेगा तो उस केस में क्या करोगे, यू विल बी काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे यहां पे 1.24 है, 1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा -0.6, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब अगर क्वेश्चन में कहता है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर क्वेश्चन में कहता है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही है, अगर ये कह देगा तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे 1.2 आएगा,
फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से काउंट करना है आपको। यहां पे क्या आ जाएगा -0.64। सही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आप इसकी अगर बात करें 27, 2.7 बोथ आर हैविंग 0.0027। इन चारों केसेस में आपके पास अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट होगा। इस पर में बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो बना दिया है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से आऊंगा अगले वीडियोस में इस क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन लेके, जो कि आपको मार्क्स इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगा। आप साल भर पढ़े हो, बहुत मेहनत से पढ़े हो, बट द थिंग इज हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स। You have to go through the question paper very much thoroughly with more careful. Each and every instructions of the question paper should be gone through very well. हर एक क्वेश्चन, हर एक इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो इंस्ट्रक्शन, जो मेथड क्वेश्चन में लिखा होगा वही आपको यूज करना है। इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में with more questions of this type, in which we will be discussing about the marking scheme of different questions. ठीक है, till then goodbye, thank you very much for watching the video. जय हिंद, जय भारत।